सुजाता अपनी वकील बहू का गृह प्रवेश करवा ही रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला वहाँ जाती है। अरे सुजाता, अब तो तू भी सास बन गई है। हाँ, और बहू भी ऐसी वैसी नहीं लेकर आई। वकील बहू है, मेरी वकालत कर रखी है मेरी बहू ने। अगर गली में अब किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मैं उस पर केस बना डालूंगी। सुजाता, तू सही कह रही है। कांता हमेशा ही नाली के पानी को लेकर लड़ती रहती है। माँ, काकी, पहले सुधा का गृह प्रवेश तो करवा लीजिए, उसके बाद आप लोगों को जो करवाना है वो करवाते रहिएगा। अभी आपकी बहू ने घर में कदम नहीं रखा और आप लोग कलेश करने की बात करने लग गई। अरे तो कलेश की बात करे भी क्यों ना, कलेश समेटने के लिए बहू जो लाई हूँ वकील। सुजाता अपनी वकील बहू को लाकर बहुत खुश थी और वो मोहल्ले में अब और भी ज्यादा अकड़ में रहने लगी थी। लेकिन शादी के अगले ही दिन सुबह सुबह सुजाता अपनी बहू के कमरे में पहुंचती है तो वहाँ सुजाता को उसकी बहू सुधा मिलती ही नहीं। अरे बहू कहाँ है? पूरे घर में बहू को ढूंढ लिया है, लेकिन बहू कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ गई बहू? तूने उसे बताया नहीं? आज उसकी पहली रसोई की रस्म है। अरे माँ, आपको ये बात तो रात को ही बतानी चाहिए थी। सुबह सुबह ने एक मर्डर केस की ना सुनवाई थी तो सुधा को जाना पड़ गया। क्या बोला? मर्डर केस? ऐसे केसों पर भी काम करती है क्या बहू? कहीं बहू गुंडे मवालियों को तो नहीं जानती ना? अरे माँ, वो वकील है। चोर उचक्के डाकू लुटेरे इन सबको तो वो जानती ही होगी। केस हारे चाहे जीते, जान पहचान तो हो ही जाती है माँ। सुजाता अपने बेटे की बात सुनकर डर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आ जाता है कि वकील का काम होता है निर्दोषों को बचाना। खैर, अब सुजाता अपनी बहू की पहली रसोई की रस्म को लेकर परेशान हो जाती है। तभी उसकी पड़ोसन विमला वहाँ टहलते हुए आती है। अरे सुजाता, आज तो तेरी बहू की रसोई की पहली रस्म होगी ना? आखिर तेरी वकील बहू ने क्या बनाया है, जरा मुझे भी चखा दे। अरे विमला, तू भी ना कैसी बातें करती है। तुझे पता नहीं है, मेरी बहू सुबह सुबह काम पर निकल गई। अब कल होगी उसकी रसोई की पहली रस्म। मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर मेरी वकील बहू को खाना बनाना आता भी होगा या नहीं। मैं तो बस वकील बहू है ये सोचकर विनय की शादी करवा दी। बता, तुझे तो अभी यह भी नहीं पता कि तेरी बहू को खाना बनाना आता भी है या नहीं। और अगर ऐसे ही वह सुबह सुबह ऑफिस जाती रहेगी कि ना जाने उसकी शादी की पहली रस्म कब होगी। अब देर शाम भी सुजाता की बहू सुधा घर पर आती है तो सुजाता अपनी बहू सुधा से कहती है, अरे ओ बहू, सुबह सुबह निकलने से पहले मुझसे मिलती जाना। कल तेरी पहली रसोई की रस्म है। अगर छोटा छतरी ने 2 लाख नहीं दिए तो मैं उसका केस लड़ने वाली नहीं हूँ। मर्डर का केस बनता है, उसके ऊपर से कह देना कि सुधा छोटे मोटे रकम से काम नहीं करती। बहू क्या बात है, ऐसे ही दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर। लेकिन फिलहाल मेरे सवालों का जवाब दे दे, तुझे खाना बनाना आता भी है या नहीं? जी, खाना तो मेरी माँ बनाया करती थी, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा तो मैं भी बना लेती हूँ। और रही बात पहली रसोई की रस्म की, तो सुबह उठकर अपनी रसोई की रस्म पूरी करके जाऊंगी। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ बहू, जा जाकर आराम कर ले। कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो बस कुछ अच्छा सा बना लेना। सुधा पढ़ी लिखी तो बहुत थी और सुजाता को भी ऐसी ही पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी। अगली सुबह सुबह जैसे ही सुधा उठती है, उसे अर्जेंट कॉल आ जाता है और वो अपने पति विनय को बताकर घर से निकल जाती है। लेकिन कुछ देर बाद सुजाता भी उठती है और अपनी बहू सुधा को ढूंढने लगती है। इस बार सुजाता को उसकी बहू कहीं नहीं मिलती। अरे माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आज भी सुधा निकल चुकी है। कह रही थी किसी क्लाइंट का ना अर्जेंट कॉल आया था, जरूरी था तो जाना पड़ा उसे। रात में ही मैंने उसे समझा दिया था कि बिना रसोई की रस्म पूरे किए कहीं नहीं जाना। लेकिन मुझे लगता है तेरी बीवी अभी से अपनी मनमानी करना शुरू कर चुकी है। अरे माँ, मेरे सामने की बात है। जब से कॉल आया था ना तो मैंने बोला कॉल जरूरी है, चली जाओ। ये रस्म वसम तो ऐसी होती रहेगी कभी भी। अब सुबह तो ये रस्म पूरी करने से रही, अब जब ये शाम में आएगी तब मैं इससे रसोई की रस्म पूरी करवाऊंगी। ना जाने से खाना पीना बनाना आता भी है या नहीं। अब सुजाता घर का काम करने के बाद देर शाम तक अपनी बहू का इंतजार करने लगती है ताकि उसकी बहू आए और रसोई की पहली रस्म पूरी कर दे। देर शाम जब सुधा आती है तो सुजाता अपनी बहू से रस्म पूरी करने के बारे में कहती है। अब सुधा भी सोच में पड़ जाती है। अरे, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। सारी जिंदगी तो मोटी मोटी किताबें पढ़कर निकाल दी। अब माँ जी को कैसे बताऊं कि मैंने आज तक खाना ही नहीं बनाया है। अरे बहू, किस सोच में पड़ गई? किचन में सारा सामान है, किसी चीज की कमी लगे तो मुझे कह देना, मैं तुरंत लाला की दुकान से लाकर रख दूंगी।
अब सुधा किचन में खाना बनाने पहुंचती है और वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या बनाया जाए जिससे उसकी रस्म भी पूरी हो जाए और खाना भी अच्छा बन जाए। लेकिन तभी उसके फोन पर फोन आ जाता है। अरे मिश्रा जी, कैसे बातें कर रहे हैं? अगर पैसे नहीं देने तो पहले ही कह देना था ना। कोई बात नहीं, अभी भी समय है। मैं ये केस नहीं ले सकती, मुझे एडवांस में पैसे चाहिए। इधर सुधा बात करते हुए मग्न हो जाती है और किचन से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है और गैस पर तेल चढ़ाकर जाती है जिसमें आग लग जाती है और उसकी बदबू से सुजाता किचन में पहुंचती है तो वो देखती है कि कढ़ाई के तेल में आग लग चुकी है और वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। ये देखकर सुजाता डर जाती है और जल्दी जल्दी जैसे तैसे आग को बुझाती है। बाप रे, अगर अभी मैं नहीं आती तो मेरा घर जलकर राख हो जाता। कहाँ गई ये औरत? सुजाता ही बोल ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन विमला आ जाती है और विमला सारा माजरा सुनने और देखने के बाद सुजाता से कहती है, तेरी बहू की तो पहली रसोई हो गई, अब भूल से भी उसे किचन में मत बुलाना। मुझे नहीं लगता आप पढ़ने लिखने के अलावा उसने खुद से एक गिलास पानी उठाकर भी पिया होगा। विमला और सुजाता ये बात ही कर रहे होते हैं कि तभी सुधा वहाँ पर आ जाती है और अपनी सास को गुस्से में देखकर बड़े प्यार से कहती है, माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? मैं तो बस बात करने गई थी। अरे तू पूछ रही है कोई बात हो गई क्या? अरे आज तो घर में आग लगने से ही बच गया। जब खाना पीना नहीं बनाना आता तुझे तो तू जाती ही क्यों है रसोई में? क्या माँ जी, आप अब समझी? दरअसल माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता और मुझे आग से बहुत डर लगता है। बचपन में मेरे साथ एक हादसा हो गया था, तब से मैं किचन में जाती ही नहीं हूँ और आग से तो बहुत डर लगता है। लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत से किचन में जाकर गैस जलाया और तभी एक क्लाइंट का फोन आ गया और मैं बाहर चली गई और तब तक आग बढ़ गई। कैसा हादसा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अगर तुझे आग से डर लगता था तो ये मुझे पहले भी कह सकती थी। मैं तेरे साथ रहकर तेरी पहली रसोई की रस्म पूरी करवा देती। माँ जी, बचपन में मेरी वजह से घर में आग लग गई थी। मोमबत्ती को मैंने बेड पर रख दिया और बिस्तर पर जलते हुए घर में आग लग गई और तब से माँ ने मुझे रसोई में गैस तक जलाने नहीं दिया और इस हादसे में मैंने अपने पिताजी को भी खो दिया था। हे प्रभु, सुजाता तू अपनी बहू का ध्यान रख और पहली रसोई की रस्म तो छोड़, उसके अंदर से डर निकाल, तब जाकर वह किचन में जाकर कुछ बना पाएगी। बहू, मुझे पता नहीं था तुझे आग से डर लगता है। अब मैं खुद तेरे साथ रहकर किचन में खाना बनाना सिखाऊंगी। इसी डर से माँ जी मैंने आपको कुछ बोला नहीं, कहीं आप कहे कि मैं बहाना बना रही हूँ, लेकिन सच तो यही है और आपने मेरा सपोर्ट करके मेरी नजरों में अपनी इज्जत दुगना कर ली। अब अंत में सुजाता अपनी बहू सुधा की रसोई की सारी रस्म पूरी करवाती है और सुधा भी अपनी प्यारी सास के साथ खुशी खुशी अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करती है। सरला अपनी बेटी चंपा को लेकर बहुत घमंड करती थी क्योंकि चंपा वाकई में बहुत सुंदर थी। एक रोज सरला अपनी पड़ोसन विमला से बातें कर रही थी। विमला तो कुछ भी कह ले, लेकिन मेरी बेटी तो लाखों में एक है। भले ही भगवान ने मुझे ज्यादा धन दौलत नहीं दी, लेकिन इसे सुंदर बनाकर उन्होंने मुझ पर उपकार किया है। देख सरला, मैं तुझे हमेशा से कहती आई हूँ, धन और सुंदरता इन दो चीज पर ही कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अरे विमला, घमंड करने के लिए सुंदरता होनी भी तो जरूरी है ना, और वो यहाँ मोहल्ले में किसी के पास है क्या? सरला विमला को हमेशा अपनी बेटी की सुंदरता के गुणगान गाते हुए दिखती थी, जिससे विमला तो परेशान हो चुकी थी। अब विमला सरला के घर से निकलते हुए खुद से कहते हुए अपने घर आती है। बड़ी आई अपनी बेटी की सुंदरता पर घमंड करने वाली। कल को जब इसकी बेटी किसी के साथ भागेगी ना, तब इसे अकल आएगी। अब देर रात सभी खाना खाकर सो जाते हैं और करीब रात के 2 बजे जब बबीता को प्यास लगती है तो वो पानी लेने के लिए उठती है तो किसी के फुसफुसाने की आवाज उसे सुनाई देती है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? कहीं ये किसी आत्मा की आवाजें तो नहीं? लेकिन ये तो छत से आ रही हैं। अब जैसे ही बबीता छत पर जाती है तो वो छत का गेट खुला हुआ देखती है, लेकिन अब भी वो आवाजें आ रही थी और जैसे ही हल्का सा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे छत पर और कोई नहीं, उसकी ननद चंपा दिखती है। ये यहाँ, वो भी इतनी रात गए। वैसे अगर इसे कभी कह ही दो कि शाम में छत से कपड़े ले आ तो इनकी नानी मरती है, लेकिन कहीं। बेबी, आज तो तुमने मेरे साथ जीने मरने की कसम खा लो। मैं तो अभी तुमसे शादी कर लूं, लेकिन कुछ समय और बस, फिर हम दोनों को दुनिया की कोई भी ताकत ना अलग नहीं कर सकती। ये क्या था? मेरी ननद का विमला आंटी के बेटे के साथ चक्कर चल रहा है।
क्या बात है, इस घर की इज्जत और सासू माँ का घमंड अब चंपा ही तोड़ेगी। लगी रहो ननद जी, मैं चलती हूँ। बबीता को जब ये पता चलता है कि उसकी ननद का पड़ोस की विमला के बेटे के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि बबीता की सास सरला चंपा की सुंदरता को लेकर बबीता को खूब सुनाया करती थी। अब अगली सुबह बबीता सब्जी काटते हुए अपनी सास सरला को कहती है, माँ जी आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोल, क्या बोलना है? माँ जी मैं क्या कह रही थी, ननद जी की अब उम्र हो गई है शादी की, तो लड़का ढूंढना शुरू कर दो। तू मुझे बताएगी कि मैं अपनी राजकुमारी सी बेटी के लिए कब और कैसा लड़का ढूंढूं? ना माँ जी, मैं तो ये कह रही थी कि अब तो आपको मेरी राजकुमारी ननद के लिए राजकुमार ढूंढ लेना ही चाहिए। क्यों ननद जी? इतना सुनने के बाद ही चंपा तो अपने काम पर चली जाती है और बबीता तो ये सब जानबूझकर ही बोल रही थी। अब चंपा अगले ही दिन अपने दोस्त के घर जा रही हूँ ये घर से बोलकर निकलती है और इधर सरला देर शाम हो जाने पर अपनी बहू बबीता से कहती है, बहू चंपा नहीं आई क्या? मुझे तो कहकर गई थी कि अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। बता, सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक घर नहीं लौटी। ठीक है माँ जी, मैं अभी फोन करती हूँ। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही क्या? फोन तो बंद आ रहा है ननद जी का। अब कुछ ही समय बाद विमला की चिल्लाने की आवाज सुनकर बबीता छत से विमला के घर में देखने जाती है। जिसका डर था वही हुआ, मौज कर दी ननद जी ने। क्या गुमान थोड़ा है माँ जी आपका, राजकुमारी बेटी बनी भगोड़ी बेटी। माँ जी, माँ जी। आराम से, क्या हुआ, क्यों इतना गला फाड़ रही है? अरे वो अपनी चंपा पड़ोस की विमला आंटी के साथ। अरे क्या हुआ, क्यों उस चुड़ैल का नाम ले रही है? और चंपा क्या? चंपा ने विमला आंटी के बेरोजगार नल्ले बेटे से शादी कर ली है। क्या? चंपा ने उस विमला के छपरी औलाद से शादी कर ली? नहीं नहीं बहू, तेरी आंखों को धोखा हुआ होगा। सरला, ओ सरला, ये ले लड्डू खा। आज मेरे नालायक बददिमाग बेटे ने पहली बार दिमाग का काम किया है। अच्छा, ऐसा क्या काम किया है सोनू ने? तेरी ननद से शादी करके अब तेरी ननद ही तेरी पड़ोसन बन गई है बहू। अब हम भी रिश्तेदार हुए। अरे क्या बात है, पहली बार सच में सोनू ने कोई लायक काम किया है। एक लड्डू तो बनता है। अच्छा रहने दे बहू, रख दे वापस लड्डू। मोहल्ले में भी बांटना है, तेरी सास तो तुझे खाने नहीं देगी। अभी के अभी निकल मेरे घर से और अपनी नई बहू से कह दियो उसका सरला और उसके घर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कह दूंगी। चलती हूँ, घर में बहुत काम है। नई बहू आई है, बहुत सारी रस्में करनी है। अब विमला के जाने के बाद ही सरला अपना सर पीट कर बैठ जाती है और अपनी बहू से कहती है, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन सच कहूँ तो क्या है उस सोनू में? लप्पू सा सोनू है, कमाना वो जानता ना, बोलना ठीक से वो आवे ना उस पे, और चला है मेरी ननद से शादी करने। अरे उसकी गलती तो है ही, लेकिन मेरी बेटी को भी मेरी इज्जत का ख्याल रखना था ना। कहीं का नहीं छोड़ा उसने, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सरला को अपनी जिस सुंदर बेटी पर गुमान था, आज वो गुमान टूट चुका था। सरला अपनी बेटी की इस हरकत पर उससे नाराज ही नहीं बल्कि उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। माँ, एक कप चाय पिला दो। तू अंदर किससे पूछ कर आई? चल अभी के अभी निकल मेरे घर से। अरे माँ, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं आपको उनके बारे में बताती तो आप मेरी शादी के लिए हाँ ही नहीं करती, इसलिए मैंने बिना बताए आपसे शादी कर ली। अभी निकल, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। निकल अभी के अभी यहाँ से। अच्छा माँ, आप तो मुझसे गुस्सा है, लेकिन यहाँ मेरी भाभी भी तो है। हाँ ननद जी बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बहू, इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल और बोल ये मेरे घर में कभी नजर ना आए। मैं तो आऊंगी, बेटी ना सही ननद ना सही, पड़ोसन होने के हैसियत से मैं यहाँ आऊंगी जरूर। इतना बोलकर सरला अपनी बेटी चंपा का हाथ पकड़कर उसे बाहर कर देती है। सारे मोहल्ले वाले चंपा को देख रहे थे और तभी विमला वहाँ आती है। खबरदार, जो तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया। बहू चल तू घर में, सरला से निपट कर आती हूँ मैं। अरे खोल दरवाजा, मैं तुझे बताती हूँ, मेरी बहू को घर से निकालेगी। इधर सरला घर में आकर फूट फूट कर रोने लगती है और उधर विमला चंपा को घर लेकर जाती है और चंपा से कहती है, क्यों सरला की बेटी, तेरी माँ को तुझ पर बड़ा ही गुमान था। अब एहसास हो रहा है उसे कि इतना भी गुमान करना ठीक नहीं है। माँ जी, आप मेरी माँ के बारे में क्या कह रही हैं?
मैंने सोनू जी के लिए अपना घर, अपनी माँ, सब कुछ गवा दिया, लेकिन आप कह रही हैं कि मेरी माँ का गुमान टूटा। माँ, आप चंपा को कुछ भी मत बोलो। मैंने खुद चंपा के साथ रहने का फैसला किया है और वो अपना घर, अपनी इज्जत, सब कुछ दांव पे लगा के आई है। लेकिन कुछ भी कहो, सरला को तकलीफ में देखकर मजा आ रहा है। अब अगले दिन चंपा अपनी माँ सरला के घर फिर से जाती है, अपनी माँ को देखने के बहाने। अरे भाभी, मैं चीनी लेने आई हूँ, एक कटोरी चीनी मिलेगी क्या? बहू, बोल दे चीनी खत्म है। चीनी नहीं है ननन जी। मैं तो माँ की आवाज सुनने आई हूँ। चंपा ने वैसे तो बेशक पड़ोस में ही भागकर शादी रचाई थी, क्योंकि वो सोनू को कई सालों से चाहती थी और शुरू से ही उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन वो अपने घर बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ सरला इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। चंपा ने ऐसे में सोनू से भागकर शादी तो कर ली, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्या उसने जो ये फैसला किया वो सही था, क्योंकि अब विमला अक्सर ही उसकी माँ को जलील किया करती और उसका गुमान तोड़ने के लिए उसके घर पर जाया करती। और इसी के साथ अब चंपा भी कभी कभी पड़ोसन के नाते कुछ न कुछ मांगने के बहाने से अपनी माँ को देखने के लिए पहुँच जाया करती। अब चंपा को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसी की वजह से उसका घर परिवार और तो और उसकी माँ को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। गुप्ता जी की बहुत बड़ी राशन की दुकान थी। वो अपनी बेटी मिली को बहुत प्यार और दुलार करते थे, उसकी हर जिद को पूरा करती। ऐसे ही एक दिन मिली अपने पिताजी गुप्ता जी से अपनी और अनुराग की शादी की बात करती है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन कैसे कहूँ ये समझ नहीं आ रहा है। पिताजी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे ना, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। माफी तो बाद में भी मांग लेना, पहले ये बताओ तुम बोलना क्या चाहती हो? बिना बात को सुने हम कैसे बोल सकते हैं कि हमने तुम्हें माफ किया? पहले अपनी बात तो बोलो, फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है तुम्हारा। पिताजी, मुझे एक लड़का पसंद है और मुझे उसी से शादी करनी है। अच्छा, अब तुम अपनी शादी की बात खुद करोगी मुझसे? इतनी बड़ी हो गई हो तुम? नहीं पिताजी, बस मैं आपको अपनी पसंद बता रही थी, बाकी आपकी मर्जी है। आप जहाँ कहेंगे ना, मैं वहीं शादी करूँगी। अरे मेरी बच्चे, मैं तो बस देख रहा था कि मेरे ऐसे कहने पे तुझे कैसा लगता है। और हाँ, जिसे तू पसंद करती है उसे कभी मिलवाने के लिए तो लेके आजा, तभी तो शादी की बात होगी। ठीक है पिताजी, मैं अनुराग को कल ही बुलाती हूँ, उसके परिवार के साथ। मिली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ देर बाद मिली अनुराग को कॉल करके सारी बात बताती है। अगले दिन अनुराग अपनी माँ सुनीता को लेकर मिली के घर आता है। सभी लोग मिलकर मिली और अनुराग की शादी की तारीख तय करते हैं और फिर सुनीता मिली का घर देखकर अपने मन ही मन सोचती है, क्या बात है, घर तो बहुत ही आलीशान है। मेरे बेटे की पसंद तो वाह। अरे बहन जी, क्या सोच रही हैं आप? मेरी बेटी आपको पसंद है तो बता दीजिए। बच्चे कब से हाँ के इंतजार में बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो आप हाँ कहने में देर करें और बच्चे बुढ़े हो जाएं। जल्दी सोचिए, जल्दी बताइए। मुझे पसंद है आपकी बेटी, परी है परी। इसे नापसंद करने वाला तो गधा ही होगा, गधा। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। सभी मिलकर मिली और अनुराग की शादी की तारीख निकालते हैं और कुछ ही समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। मिली दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आती है, जिसे देखकर सुनीता की पड़ोसन अंजलि कहती है, क्या बात है सुनीता बहन, बहू तुम्हारी बहुत गजब सामान लेके आई है दहेज में। दहेज 1 रुपया नहीं मांगा मैंने, उन्होंने ही अपनी बेटी को इतना सारा सामान दिया है अपनी मर्जी से। वाह, अगर ऐसा कोई दूसरा रिश्ता मिले तो मुझे बताना। अरे दूसरा क्यों, तुम्हारी बहू की बहन तो होगी ही, उसी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लूंगी। मेरी बहू की कोई बहन नहीं है, वो एक ही बेटी है अपने पिता की। तो अब तुम ही मेरी बहू जैसी बहू ढूंढना बंद कर दो। बहू तो मैं लेकर आऊंगी और तेरी बहू से भी बढ़िया लेकर आऊंगी। अंजलि सुनीता से बहस करने के बाद गुस्से में अपने घर चली जाती है और सुनीता हंसते हुए अपनी बहू का स्वागत करती है और अपने घर में बुलाती है। ऐसे ही अगली सुबह मिली रसोई में खाना बना रही थी, तब भी सुनीता आकर बोलती है, बहू कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, तो अपने पिताजी को बुला लेना। क्या है ना,
गुप्ता जी अकेले हो गए हैं, अब अगर यहाँ आ जाएंगे तो उनका मन लगा रहेगा। जी माँ जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं अभी पिताजी को कॉल करती हूँ। पहले कुछ खा लो, फिर अपने पिताजी को फोन करके कह देना। और क्या बनाया है तुमने? माँ जी, हलवा बना रही थी, लेकिन घर पर काजू पिस्ता किशमिश कुछ भी नहीं है, तो कैसे बनाऊँ हलवा? हाय राम, कुछ नहीं है। महीना खत्म होने वाला है ना, इसीलिए सब सामान खत्म हो गया है। सुनीता की बात सुनकर मिली हैरान रह जाती है और फिर कुछ देर बाद मिली अपने पिताजी को कॉल करती है और उनको अपनी मुंह दिखाई के फंक्शन में बुलाती है। ऐसे ही मुंह दिखाई के दिन गुप्ता जी ढेर सारे सामान के साथ आते हैं। तभी सुनीता ये देखकर कहती है, अरे भाई साहब, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? आप खुद आ जाते, हमारे लिए यही काफी था। नहीं नहीं बहन जी, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसीलिए बस जरा सा सामान लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं मिली से मिलकर आता हूँ। पहले आप बैठिए। और हाँ बहू, अभी तैयार हो रही है, अभी आती ही होगी। नहीं बहन जी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे कहीं और भी जाना है, इसलिए मैं खुद मिलके आ जाता हूँ। गुप्ता जी अपनी बेटी से मिलकर चले जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद सुनीता मिली को पग फेरे की रस्म के लिए उसके मायके भेजती है। जब मिली पग फेरे से अपने ससुराल लौट कर आती है तो अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर आती है, जिसे देखकर सुनीता कहती है, बाप रे बाप, इतना सामान क्या क्या लेकर आई हो बहू? माँ जी, ये पिताजी ने आपके लिए भेजा है। बस कुछ सामान है जो घर के लिए है। पिताजी ने घर का राशन भी दिया है। अरे भाई साहब भी हद करते हैं, इतना सब कुछ देने की क्या जरूरत थी? हाँ माँ जी, मैंने भी यही कहा था, लेकिन पिताजी माने ही नहीं बिना कुछ दिए। खैर अब क्या करूँ, उनका प्यार ही ऐसा है। हाँ, एक ही बेटी है तो इतना तो करेंगे ही, चाहे कितना भी मना करो, तुम उनका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही पाती रहोगी। सुनीता मिली के लाए सामान देख रही थी। तभी उनकी पड़ोसन अंजलि आती है और इतना सारा सामान देखकर गाल पर हाथ लगाते हुए कहती है, हे भगवान, इतना सारा सामान! क्यों सुनीता बहन, तुम्हारी बहू इतनी ज्यादा शॉपिंग करती है? नहीं, मेरी बहू बस थोड़ी देर पहले अपने मायके से आई है और ये सब चीजें मेरे लिए लेकर आई है। वाह सुनीता, जब से बहू लेकर आई है तब से तुम्हारे तो बारे न्यारे हो गए हैं। बिना कुछ कहे सब मिल जाता है। अब बहू किसकी है? अब देखना, हर दिन कुछ न कुछ आता रहेगा हमारे घर में। दोनों बातें करते हुए सामान देखते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रोज सुनीता अपनी बहू मिली से कहती है, बहू, बहुत दिन हो गए हैं, तुझे अपने पिताजी की याद नहीं आती क्या? जा जाकर मिल लिया कर उनसे, उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा तेरे घर आने के बाद। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि चली जाऊँ पिताजी से मिलने के लिए। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, अच्छे से बात भी नहीं हो पाती कॉल पर तो। बहू अब देर मत कर, जा मायके चली जा, पर जल्दी आना, मुझे तेरा इंतजार रहेगा। हाँ माँ जी, जल्दी आऊंगी, लेकिन आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना मेरे जाने से? पागल, तेरे आने से पहले भी तो मैं यही सब करती थी, तो अब भी कर लूंगी। सुनीता मिली को अपने मायके भेज देती है और बेसब्री से मिली के आने का इंतजार करती है। शाम को मिली अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर आती है तो सुनीता सामान देखकर कहती है, हे भगवान, फिर से तुम्हारे पिताजी ने इतना सारा सामान भेज दिया। भाई साहब भी ना, बहू तुमने उनको मना नहीं किया क्या जब सामान दे रहे थे? इतना सामान कहाँ रखूँ अब मैं? माँ जी क्या करना है, अब सारा सामान घर पर ही सेट करना होगा। और हाँ, पिताजी ने आपके लिए भी कुछ भेजा है, देख लीजिए। बहू तेरे पिताजी भी ना हद करते हैं। अगली बार जब तू जाएगी ना तो बोलना मैंने उनको इन सब चीजों के लिए थैंक यू बोला है। मैंने पहले ही बोल दिया माँ जी, अब बोलना नहीं पड़ेगा। वैसे भी पिताजी को थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुनीता सामान को देख ही रही थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनीता अब हर दूसरे दिन मिली को मायके भेजती और फिर मिली अपने मायके से ढेर सारा सामान लाती। ऐसे ही एक दिन सुनीता चाय पीते हुए अपनी बहू मिली से कहती है, बहू क्या बात है, आजकल बहुत उदास रहती है। अगर तेरा मन उदास है तो जा मायके चली जा, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, मुझे भी मायके नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ? तू अपने पिताजी से प्यार नहीं करती क्या, या उनसे मिलने का मन नहीं करता तेरा? माँ जी मेरा मन करता है मिलने को, लेकिन वेगिन कुछ नहीं, बस बहू मायके चली जा तू और अपना मूड ठीक करके जा, लेकिन जल्दी आना। सुनीता फिर से मिली को अपने मायके भेज देती है
लेकिन इस बार मिली अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर नहीं आती, बल्कि 2 मिठाई के डब्बे लेकर आती है। तो सुनीता मिली से कहती है, बस ये मिठाई का डिब्बा लेकर आई हो, आज कुछ सामान नहीं लेकर आई मायके से, या बाहर ही रखवाया है सामान? मैं जाकर लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, बाहर कुछ भी नहीं है और ना ही अब बार बार मेरी मायके से कोई सामान आएगा। हर दूसरे दिन आप मुझे मायके भेज देती हो, कभी आप भी अपने मायके घुमाइए, आपके भी घर वालों को अच्छा लगेगा ना। मिली की बात सुनकर सुनीता भी समझ जाती है कि अब बहू को मायके बार बार भेजना खतरे से खाली नहीं है। अगर भेजने की कोशिश भी की तो बहू उसे ही अपने मायके भेज देगी। मधु की शादी सिंधी परिवार में होती है, जबकि रजवाड़ी लड़की थी। मधु और सागर ने प्रेम विवाह किया था, इसलिए यहाँ रजवाड़ी और सिंधी का मामला है। तो आइए देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। मधु की सास उसकी सिंधी रीति रिवाज से गृह प्रवेश करवाती है और मधु को अंदर बिठाकर उससे कहती है, आओ बहू, तुम्हारे हम सिंधियों के परिवार में स्वागत है। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं राहुल से वो काम करवा दूंगी। क्यों राहुल? क्या माँ, आप भी ना भाभी के आते आपने मेरा मजाक बना दिया। भाभी, मैं हूँ आपका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा देवर। ओह सॉरी, नन्हा नहीं रहा अब, लेकिन आपके लिए तो नन्हा ही हूँ ना। और हाँ, मुझे ना मजाक करने की आदत है और हमारा तो रिश्ता ही है मजाक करने वाला। और अगर कभी मेरा किया मजाक आपको बुरा लगे तो माफ कर देना। कोई बात नहीं देवर जी, इतना तो हर घर में मजाक चलता है। मैं भी बहुत मजाक करती हूँ। आपको कभी मेरा मजाक बुरा लगा ना तो प्लीज रोना मत। भाभी, मैं रोता नहीं हूँ, छोटा हूँ लेकिन बच्चा नहीं हूँ जो छोटी छोटी बातों पे रोने के लिए बैठ जाऊँ। हाँ हाँ, बहुत बड़ा हो गया है तुम्हारा देवर, इसलिए नहीं रोता। चलो अब आराम कर लो, थक गई होगी इन सब रस्म रिवाजों से। कल सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, हमारे घर का रिवाज है। सबके उठने से पहले बहू पूजा करके सबके लिए कुछ मीठा बनाती है। जी मासा, लेकिन कितने बजे उठ जाऊं? अगर मेरे उठने से पहले अगर कोई उठ गया तो कुछ बुरा तो नहीं होगा ना मासा? कुछ नहीं होगा, तुम बस उठ जाना, मैं भी उठ जाऊंगी। तुम्हें यहाँ के नियम वगैरह बता दूंगी, ठीक है? जाओ, सागर बहू को कमरे में लेकर जाओ। सुनीता एक बहुत ही हंसमुख औरत है जो अपने से बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देती है। सबके साथ बड़े ही प्यार से रहती और ऐसे ही रात गुजर जाती है। अब मधु सुबह उठकर घर की पूजा करने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाती है और मीठे में हलवा बनाकर सभी को देती है। तभी दिनेश, मधु का ससुर, कहता है, वाह, क्या बात है बहू, कितना स्वादिष्ट बनाया है तुमने। मैंने आज से पहले ऐसा हलवा नहीं खाया। तुम्हारी सास भी बनाती है लेकिन इतना अच्छा नहीं बनाती। ये क्या तुम्हारे राजवाड़ी स्टाइल का हलवा है? जी बाबा साहब, ये हमारे रजवाड़े लोगों की स्पेशल हलवा है जिसमें हमने घी, किशमिश, काजू, दूध और गुड़ में बनाया है। चलो अच्छा है, हम लोगों को भी कभी कभार राजवाड़ों का खाना खाने को मिलेगा। अहू तमाम सूठो ठहयल अही, मतलब बहुत अच्छा बना है हलवा, मजा आ गया खाकर बहू। अच्छा बहू, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। हमारे कुछ अपने लोग आएंगे और उनके लिए तुम्हें कुछ अच्छा सा बना कर रखना है। लेकिन सुनीता, मुंह दिखाई में तो बहू कुछ नहीं बनाती, तो तुम अपनी बहू से क्यों कुछ बनवा रही हो? क्या तुम्हें उन्होंने अपनी बहू की मुंह दिखाई के दिन अपनी बहू के हाथ से बना हुआ खाना खिलाया था, जो तुम उन्हें अपनी बहू की मुंह दिखाई वाले दिन खाना खिलाने की बोल रही हो? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी बहू का हुनर उन सबके सामने आना चाहिए। उनको भी पता लगना चाहिए कि हमारी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। हमने रजवाड़े वाली बहू लाकर कोई गलती नहीं की है। बात तो तुम्हारी सही है, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी बहू आने वाली थी तब इन सब लोगों ने कहा था कि बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताएंगे आप। हाँ, बहुत कह रहे थे ना। अब तुम पक्का उन्हें खिलाना और बुलाना, और देखना हमारी बहू इतना अच्छा खाना बनाएगी कि वो लोग हाथ चाटते रह जाएंगे। उसके बाद तुम भी उन्हें ताने दे सकती हो कि क्या कहते थे तुम लोग कि मेरी बहू अच्छा नहीं बनाएगी और हम लोग बहुत पछताएंगे। देखो,
हम लोग कितने सुखी से अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं। तुमको भी चाहिए हो तो आ जाया करो। हमारी बहू का दिल बड़ा है, वो तुम्हें भी अच्छा अच्छा व्यंजन बना बना के खिला देगी। हाँ, तभी तो कहा बहू से। क्यों बहू, बना लोगी ना मेहमानों के लिए खाना? ज्यादा नहीं आएंगे, बस 4-5 ही आएंगे। जाओ, जाकर कुछ अच्छा सा बना दो। सुनीता की ऐसी बात सुनकर मधु भी बड़े जोश में आकर किचन में खाना बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद मधु दुल्हन की तरह सज धज कर बाहर सबके साथ बैठी हुई थी और सभी बारी बारी मधु को देखकर उसकी नजर उतारते हैं। तभी सुनीता लता और कमला से कहती है, सुनो बहनों, आज मेरी बहू ने खाना बनाया है, खाकर ही जाना, वरना मेरी बहू को बुरा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर खाकर जाएंगे। हम भी तो देखे कैसा खाना बनाती है तुम्हारी बहू। बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी बहू। आज सुबह मैंने हलवा खाया और फिर मेरी बहू ने तुम सबके लिए भी खाना बनाया है, चलो खाने। अब कैसा बना है, क्या बना है, क्या पता। तुम्हारे तारीफ करने से अगर सब स्वादिष्ट हो जाता तो हमें क्यों खिला पिला रही हो तुम। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब मेरी बहू के हाथ का खाना बोलेगा। चल बहू, खाना लगा। सुनीता अपनी बहू को खाना लगाने के लिए कहती है और मधु सबके लिए राजवाड़ी कड़ी और चावल निकालती है। तभी लता खाने को देखते ही कहती है, झूले लाल ही आई, पीला पीला क्या बनाया है, चावल ही बस समझ आ रहा है। मासी जी, ये रजवाड़ी कड़ी है। जैसे आपके यहाँ सिंधी कड़ी बनती है ना, वैसे ही हमारे यहाँ रजवाड़ी कड़ी बनती है और उसे चावल के साथ खाया जाता है। हम लोग ऐसे पतली बिना सब्जी वाली कड़ी नहीं खाते जिसमें कोई सब्जी ही ना हो। वो कड़ी कोई खाता है क्या? देखो दिखने में कैसा लग रहा है, शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा। एक बार चक्कर तो देखिए, तभी आपको पता चलेगा ना कि कैसा और क्या है। बिना खाए टेस्ट किया आप कैसे किसी चीज को खराब बोल सकती हो। सुनीता की बहू, बहुत जबान चलाती हो। खाना खिलाने के लिए मेहमानों का खास पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, ये नहीं जो मन किया वही बना दिया। आप लोग सिंधी खाना तो रोज ही खाते हो, हमारे यहाँ का भी खाकर देखिए कैसा लगता है। भले आपके सिंधी जितना अच्छा ना बने, लेकिन बुरा भी नहीं लगेगा। मधु के इतना बोलने पर भी लता नहीं खाती, तो वहीं कमला दोनों की बात सुनकर कहती है, क्या हुआ डिकरा, मैं टेस्ट करके बताती हूँ, रुक तो। और तुम लोग लड़ना बंद करो, इसकी मेहनत को तो देखो। क्या जरूरत है बिना बात के बतंगड़ करने की। रुक जा डिकरा, मैं बताती हूँ खाकर तेरी रजवाड़ी कढ़ी। ओके मासी जी, मैं अभी खाना लगाती हूँ आपके लिए। मासा, आप भी टेस्ट कीजिए ना हमारे यहाँ की रजवाड़ी कढ़ी। मान जाना सुनीता, इतना भाव क्यों खा रही है? ज्यादा भाव खाएगी तो तुझे रजवाड़ी कढ़ी खाने को नहीं मिलेगी। क्या बात करती हो कमला बहन, कुछ भी। आप सब खाओ, मैं दूसरे प्लेट में खाना लगाकर आराम से खाऊंगी। दूसरा प्लेट नहीं, अब तू हमारे साथ बैठकर ही खाना खाएगी बस। कमला की बात सुनकर सुनीता भी खाना खाने लगती है। कितने मजेदार तो बनी है, मेरे तो मुंह में ऐसा लग रहा है जैसे कढ़ी जाते हुए घुल गई। आहा, मजा ही आ गया। जबरदस्त मजेदार बनाएगी मेरी बहू। हाँ कमला बेन, क्या बोलती हो? जो नहीं खाएगा वो सोचेगा बाद में क्यों नहीं खाया, लेकिन मजा आ गया। हाँ कमला? हाँ सही कहा एकदम, लेकिन लता बहन की किस्मत अच्छी नहीं है, वरना ये खुद ही खाकर पता कर लेती कि कितनी अच्छी कढ़ी बनाई है इसने। कढ़ी नहीं, रजवाड़ी कढ़ी है, जो हमारे रजवाड़ी का फेमस खाना है। रहने दे बहू, अब किसी को कितना भी कह ले, वो सुनने वाले नहीं है। और हाँ, जिसको खाना है खाओ, एक बार टेस्ट करके देखो, मजा आ जाएगा खाने में। मासा, अब घर वालों को भी खाना दे देना चाहिए, सबको भूख भी लगी होगी ना। उनको भी आज सिंधी कढ़ी की जगह कुछ और खाने को मिलेगा ना, तो उनका फेस देखने लायक होगा। मधु के इतना कहते ही सुनीता अपने पति और दोनों बेटों को खाना खाने बुलाती है। तभी राहुल खाना देखकर कहता है, क्या भाभी, सुबह आपने इतना अच्छा हलवा बनाया था, जितनी तारीफ करो ना वो कम थी। और अब ये खाना देख कर ना, सच कह रहा हूँ, खाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। दीवर जी, एक बार खाकर तो देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा कभी इस घर में रजवाड़ी कढ़ी नहीं बनाऊंगी, वादा रहा आपसे। ओहो, क्या बात है भाभी, आपको आपके हाथ के बनाए हुए डिश पे इतना यकीन है। ठीक है, पहले मैं टेस्ट करूंगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप दोबारा बनाइएगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, तब आप इसे बिल्कुल भी मत बनाइएगा। ठीक है भाभी? आप आराम से टेस्ट करो, और बाबा साहब आप भी खाकर देखिए कैसा बना है हमारे यहाँ का रजवाड़ी कढ़ी। मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। बहू, मैंने ये खाना टेस्ट किया और सच कहूँ
तो ये खाना मुझे बहुत ही अलग लगा। मतलब बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है। तुम्हारी राजवाड़ी करी बहुत मजेदार बनी है बहू। तुम डरी तो नहीं ना? मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। अब हमारा बाप बेटी वाला रिश्ता है तो इतना तो चलता है ना बहू कि मैं तुम्हें थोड़ा परेशान कर दूं। और बहू सच कहूँ ना, मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ। थैंक यू बाबा साहब, ये प्रोत्साहन मुझे और आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेगा। वाह भाभी वाह, आपके हाथ कहाँ हैं? दो मैं आपके हाथ चूम लूं। अरे भाभी क्या लाजवाब खाना बनाया आपने। अरे है मजा आ गया। मन तो करता है ना ये सारा का सारा ना मैं अकेले खा जाऊं, लेकिन क्या करूं, परिवार वाले है ना तो थोड़ा इनके लिए एडजस्ट करके ना कम खा लेता हूँ। लेकिन हाँ, अगली बार ना आप मुझे ना इसी तरह ना अच्छा ज्यादा खाना बना के खिलाती रहना यार। यार कितनी प्यारी भाभी मिली है मुझे, कितना अच्छा खाना बनाती है। मधु के राजवाड़ी खाने ने सबका दिल जीत लिया और ऐसे हुई मधु की सिंधी परिवार में राजवाड़ी खाने का मामला। ऐसे ही दिन गुजरे और मधु के हाथ का राजवाड़ी कड़ी सभी शौक से खाया करते। अंजू के साथ सरिता को डीजे के गानों का बहुत शौक था। जहाँ भी वो डीजे की आवाज सुनती नाचना शुरू कर देती। बुढ़ापे में उसे नाचते देख सभी उस पर हंसने लगते, जो चीज उसकी बहू अंजू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एक दिन उसकी पड़ोसन कमला की बेटी की सगाई होती है और डीजे की आवाज सुनते ही सरिता बिना बुलाए ही वहाँ पहुँच जाती है और सभी मेहमानों के बीच में नाचना शुरू कर देती है। अचानक से डीजे बंद हो जाता है। तभी वो डीजे वाले को बोलती है, अरे वो डीजे वाले भैया, आपने डीजे क्यों बंद कर दिया? मैं तो यहाँ नाचने आई थी। हाँ तो मैंने बुलाया था आपको डांस करने के लिए, जो आप आ गई। अजीब पागल आदमी है। डीजे पर डांस करने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, लोग खुद ही आ जाते हैं डीजे की आवाज सुनकर। तू डीजे बजा, मुझे नाचना है। अरे अम्मा अभी दोपहर का समय है, सब सो रहे होंगे अपने घर में, आराम कर रहे होंगे, थक गए होंगे सब। और अभी डीजे बजाऊंगा ना तो सब आके मुझे मारेंगे। जब अभी बजा रहा था तब तो सोसाइटी वाले तुझे नहीं मार रहे थे। अब मैंने बोल दिया बजाने के लिए तो तुझे सोसाइटी वाले मारने लगे। अरे मेरी अम्मा, मैं बजा नहीं रहा था, बल्कि मैं डीजे का साउंड चेक कर रहा था। रात में सगाई है और कोई दिक्कत ना हो जाए इसके लिए मैं चेक कर रहा था। आप एक काम कीजिए, रात को सगाई में मैं बजा दूंगा और आप जो गाने बोलेंगे ना वही गाने बजाऊंगा। आप नाच लेना जितना चाहो, अभी जाओ यहाँ से। सरिता डीजे वाले से गाने बजाने को लेकर बहस कर रही होती है। तभी कमला वहाँ आती है। क्या हुआ सरिता तुझे? क्यों इतना शोर मचा रही है और इस डीजे वाले पर क्यों चिल्ला रही है? कमला देखना, ये डीजे नहीं बजा रहा, मुझे नाचना है अपने मनपसंद गाने पर। 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी पर। नाच लियो सरिता, लेकिन अभी बहुत काम है घर में। अभी से डीजे बज जाएगा तो किसी की आवाज सुनाई ही नहीं देगी। मुझे नाचना है कमला, तेरी बेटी की सगाई है ना, तू बोलेगी तो ये जरूर बजाएगा। अच्छा ठीक है डीजे वाले भैया, बजाओ डीजे, शादी वाला घर है, कौन सा कोई बोलेगा कुछ। कमला के कहने पर डीजे वाला जोर से सरिता के पसंद का गाना बजा देता है, जिसे सुनकर उससे सब्र नहीं होता और वो नाचना शुरू कर देती है। डीजे की आवाज सुनकर वहाँ सोसाइटी के और भी लोग आ जाते हैं और सभी सरिता को धूप में नाचते हुए देखकर उस पर हंसने लगते हैं। तभी अंजू वहाँ आती है और डीजे बंद करवा देती है। बहू, तूने डीजे क्यों बंद कर दिया? मेरा मनपसंद गाना बज रहा था, मुझे नाचने देती ना। माँ जी, नाचने से पहले थोड़ा अपनी उम्र भी देख लिया करो। अभी आपको मैं सब्जी लाने को बोल दूं तो आपके घुटने जवाब देने लगते हैं, और अब यहाँ नाचने के लिए आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो गए। वाह क्या बात है माँ जी। बहू, तू मुझे ताना मार रही है। तू नहीं चाहती कि मैं ठीक रहूं? मैं चाहती हूँ कि आप ठीक रहें, इसलिए आपको रोक रही हूँ। इस उम्र में इतना उछल कूद मत किया करो आप, इतनी तेज धूप है, कहीं आपको चक्कर आ गए तो। अरे बहू नाचने दे, तेरी सास अभी बहुत जवान है, तभी तो लड़कियों की तरह उछल उछल कर डांस कर रही है। मजा आ गया इसका डांस देखकर, सगाई की थकान उतर गई। वो तो उतरेगी ही, मेरी सास ने आप लोगों का एंटरटेनमेंट जो कर दिया, मुझे पता है आप लोग इनका मजाक बनाने के लिए ही इनको डांस करवाती हो और ये नाचने भी लगती हैं। अंजू अपनी सास को लेकर वहाँ से चली जाती है। सरिता का मुंह बन जाता है और वो घर पहुंचकर अपनी बहू को सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं और अंजू की भाभी का लड़का होता है, तो वो सालों बाद लड़का पाकर इसके मायके में बहुत बड़ी पार्टी होती है। सभी डीजे पर नाच रहे होते हैं। तभी सरिता भी वहाँ पहुँच जाती है।
और वो जैसे ही नाचने चलती है उसका बेटा अजय उसे रोक देता है। माँ नहीं या नहीं, ये मेरा ससुराल है और हम लड़के वाले हैं। अरे सब लोग क्या सोचेंगे। प्लीज माँ, आज अपने अरमानों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना। यहाँ मेरी इज्जत का फलूदा मत कर देना प्लीज। हाँ माँ जी, यहाँ अच्छा नहीं लगता है, प्लीज आज हमारी बात मान लेना। अच्छा ठीक है, नहीं नाच रही मैं। अब कुछ खाने देगी या वो भी नहीं खाने देगी? हाँ माँ जी बिल्कुल, चलिए ना, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, चलो खाते हैं। सरिता अपने बेटे और बहू के साथ पार्टी में जाकर खाने पीने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही उसके पसंद का गाना बजता है उसके पैर नहीं रुकते और वो भागकर डीजे पर पहुंच जाती है। उसे नाचते देखकर सभी वहां से हट जाते हैं। वो अकेले ही डांस करने लगती है, जिस पर अंजू और अजय अपना सर पकड़ लेते हैं। क्या करूँ मैं अपनी माँ का, पता नहीं इनको इस उम्र में डांस करने का कौन सा शौक लग रहा है। अजय जी, मुझे माँ जी के डांस करने में परेशानी नहीं है, लेकिन उनको बुढ़ापे में ऐसे डांस करते देखकर सभी उनका मजाक बनाते हैं, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे हमने हर तरह से मना कर देख लिया, जब वो किसी की सुन ही नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं। जाने दो, उनको खुश रहने दो, हर टाइम टोकना भी सही नहीं है। सही कह रहे हैं आप। थोड़ी देर बाद अंजू अपने पति और सास के साथ अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन वो रसोई में काम कर रही होती है और अजय कमरे में ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है और सरिता बाथरूम में नहाने जा रही होती है। तभी उनके घर के आगे से डीजे जा रहा होता है और उसके गाने की आवाज सुनकर सरिता बाथरूम में ही नाचने लग जाती है और गिर जाती है, जिस पर वो जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर अंजू और अजय अपना काम छोड़कर उसके पास जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप कैसे गिर गईं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपको डीजे की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? पक्का माँ जी नाचने चली गई होंगी तभी गिरी है। सच बोल रही हूँ ना माँ जी मैं? हाँ नहीं, हाँ वो मुझे पता ही था, वरना आपके बाथरूम में मैं पानी छोड़ती ही नहीं हूँ कि आप गिर जाएं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे ले चलो डॉक्टर के पास। मेरी सांस बहुत फूल रही है, लगता है कि मेरे सीने में भी चोट लग गई है। मैं मुंह के बल गिर गई थी, इसीलिए अब मैं मरने वाली हूँ लगता है। सरिता की बात सुनकर सभी डर जाते हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। वो कमरे में आराम कर रही होती है, तभी अपनी बगल की औरत को फोन पर बात करते हुए सुनती है। बहन, आजकल की बहुओं का कोई भरोसा नहीं है। सास को जिंदा रहने पर तो इतना प्यार दिखाती हैं कि जैसे उनके बिना मर ही जाएंगी, और सास के मरने के बाद अपना असली रंग दिखाने लगती हैं। पीठ पीछे उनकी बुराई करती हैं। अच्छा वो मर गई। उस औरत की बात सुनकर सरिता के मन में अपनी बहू के साथ प्रैंक करने का विचार आता है और जब डॉक्टर चेकअप के लिए आता है तब वो अपनी सांसें रोक लेती है, जिससे डॉक्टर डर जाता है। बहुत कोशिश के बाद भी जब उसकी सांसें नहीं चलती तो डॉक्टर मजबूरन उसे मृत घोषित कर देता है। उसके बेटे बहू को सॉरी बोल देता है, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? बाथरूम में गिरने से भला किसी की मौत हो सकती है? आप झूठ बोल रहे हैं, सही से चेक करिए। अंजू जी, मैंने हर तरीके से चेक करके देख लिया है, आपकी सास को हम नहीं बचा पाए। मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर वो जोर जोर से रोने लगते हैं। सरिता आंख बंद करके सब कुछ सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद सभी उसकी बॉडी को घर ले जाते हैं और उसकी अंतिम यात्रा की सारी तैयारी करके उसकी अर्थी को लेकर निकलने ही वाले होते हैं। तभी अजय को डीजे की आवाज सुनाई देती है और उनके साथ अंजू को देखकर वो आग बबूला हो जाता है। यहाँ मेरी माँ मर गई है और तुम हो कि डीजे बजा रही हो। अरे शर्म है तुम्हें या नहीं? मुझे शर्म है, लेकिन मैं अपनी सास की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। उन्हें डीजे पे नाचने का बहुत शौक था, इसलिए उनकी आखिरी विदाई भी डीजे के साथ ही होगी, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत सही कह रही है तू। तेरी सास की डीजे वाली अंतिम यात्रा तो बनती ही है, इससे सच में उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एक काम कर, उसकी पसंद का गाना भी बजवा दे। हाँ आंटी जी, जरूर बजवाऊंगी। मेरी सास को जो भी पसंद है वो सारे काम करूंगी मैं। माँ जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सब कुछ ऐसे अचानक हो गया कि कुछ कहने और सुनने को मिला ही नहीं। अंजू डीजे पर अपनी सास की पसंद का गाना बजाकर उनकी अर्थी को अंतिम यात्रा के लिए विदा कर देती है। सभी अर्थी को उठाकर थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं कि अपनी पसंद का गाना सुनकर सरिता अर्थी पर उठकर ही नाचना शुरू कर देती है। सभी भूत भूत बोलकर डर जाते हैं और उसकी अर्थी को जमीन पर रखकर
वहाँ से भाग जाते हैं और सरिता का किया हुआ प्रैंक उसी पर भारी पड़ जाता है और वो सबके सामने आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।